हमारे वजीर आजम साहब तुर्की में ये बात कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि बीजिंग से जिस तरह की शिकायत मौसूल हुई थी उसी तरह की शिकायत इस्तांबुल से भी मौसूल हुई। हकायक जानने पे ये पता चला कि वो अगस्त से लेके अगले 2 महीने जो हैं तुर्की के सरमायाकारों के पाकिस्तान में पैसे फंसे हुए हैं। तो हुजूर वो तो आपकी हुकूमत में पैसे फंसे। जय हिंद दोस्तों, मैं महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान को बीजिंग से लेके इस्तांबुल टर्की तक लाते पे लाते पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमी का हालात है वो बहुत भयंकर गंदे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट से एक आध कदम ही दूर है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया में कैसे ये नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि क्या इस चीज़ का हल है क्या नहीं है। तो ये कोई भी सुनने को तैयार भी नहीं है। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात इस तरह बिगड़े हुए और क्या क्या इनको चाहिए अब आगे आने वाले समय में, और कितना इनके पास फॉरेन रिजर्व है, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमारे वजीर आजम साहब तुर्की में ये बात कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि बीजिंग से जिस तरह की शिकायत मौसूल हुई थी उसी तरह की शिकायत इस्तांबुल से भी मौसूल हुई। हकायक जानने पे ये पता चला कि वो अगस्त से लेके अगले 2 महीने जो हैं तुर्की के सरमायाकारों के पाकिस्तान में पैसे फंसे हुए हैं। तो हुजूर वो तो आपकी हुकूमत में पैसे फंसे, अगर अब भी उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही मलबा डाला गया तो फिर मुआशी तौर के ऊपर सरमायाकारों को आप वो गारंटी क्या देंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना दे सकी? देखें, यही लिक्विडिटी जो एक क्राइसिस चल रहा है, जिसको डॉलर की शॉर्टेज आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर अभी जो है वो फरूख साहब ने भी बात की, मैं उसी को एलैबोरेट करना चाहूंगा। साथ जो जमशेद साहब ने बातें की, देखें जमशेद साहब ने एक्सपोर्ट की बात की, उन्होंने एलएसएम के गिरने की, जो रेमिटेंसेस की बात की। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो उनमें ये चीजें शामिल होती हैं। जो ट्रेड डेफिसिट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनका खसारा या सरप्लस, और फिर रेमिटेंसेस जो आपको आती हैं वो उसमें शामिल होती हैं। वहां हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की है उसमें हमने आधे पे ले आए हैं तकरीबन। जो डेफिसिट इनके दौरे हुकूमत में जुलाई से लेके नवंबर तक था वो हम हाफ उसको ले आए हैं। इसका मतलब है कि हमने जो डॉलर की शॉर्टेज है उसको हमने मैनेज करने की कोशिश की और 50% बेहतर, यानी कि 50% रिक्वायरमेंट कम कर दी करंट अकाउंट डेफिसिट में। जो इससे ज्यादा अगर हम करते तो शायद वो बहुत सख्त इक़दामात हो जाते, शायद और ज्यादा जो है वो इंडस्ट्री के लिए। और फिर इन्होंने इंडस्ट्री की बात की। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो ग्रोथ को नहीं देख रही। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसने दुनिया की ग्रोथ रेट को मेरे ख्याल से 4.5% पर प्रिडिक्ट किया था इस साल, उसने उसको डाउनग्रेड करके 2% पे कर दिया है। उसकी क्या वजह है कि जिस ग्रोथ रेट की ये बार बार बात कर रहे हैं 6%, वो इन्होंने कैसे हासिल की? इस मुल्क को खोखला करके हासिल की। कैसे खोखला किया? देखें, 1400 अरब का खसारा ये गैस सेक्टर में छोड़ के गए, जहां पाकिस्तान की तारीख में खसारा नहीं होता था। 1100 अरब का खसारा जो पावर सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर में, जो 72 साल में बना, वो इसको 2500 अरब पे ले गए। जो फिस्कल डेफिसिट था इनका सिर्फ आखिरी साल में, वो 5500 अरब का ये छोड़ के गए। बजट इन्होंने 3800 अरब किया था। तो ये जो तबाहियां जो ये मचा के गए ये ग्रोथ लेने के लिए 6%, उसने खोखला कर दिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इनकी टर्फ की स्कीम आई थी। वो टर्फ की स्कीम में इन्होंने 600 अरब इंडस्ट्री को कहा कि आपको हम मुफ्त लोन देते हैं, आप मशीनरी मंगवाएं। वो मशीनरी अब आ चुकी है पाकिस्तान में, एक यूनिट नहीं चला, क्योंकि दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में डिमांड नहीं है। तो ये सारी जो इन्होंने, इनके पास 20 अरब डॉलर स्टेट बैंक में पड़े थे अगस्त 2021 में। अच्छी सूरत हाल थी पाकिस्तान की। राना एहसान साहब, इन्होंने वो खर्च कर दिए। सारी बातों को मैं तस्लीम करता हूं। कहने का मकसद क्या है? मैं सारी बातें तस्लीम करता हूं। कहने का मकसद अगर अभी वफाकी हुकूमत, आज लिक्विडिटी क्राइसिस है, मेरा सवाल ले लें, अगर आज या 2 माह बाद या 3 माह बाद वफाकी हुकूमत घर जाती है तो वो नई हुकूमत के लिए क्या कुछ छोड़ के जाएगी जो माजी की हुकूमत से आप बेहतर छोड़ के जाएंगे? देखें, एक कम करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जाएगी, फिस्कल डिसिप्लिन छोड़ के जाएगी, और इकोनॉमी को हम जो स्टेबलाइज करने की, जो हमने मिसाल के तौर पे जो हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई
वो 1.5 साल से इन्होंने रीबेसिंग नहीं की हुई थी, वो हमें आके करनी पड़ी। ना करते तो IMF का मुआहदा ना होता। तो वो जो प्राइस इंक्रीज हमें करनी पड़ गई, जो इनकी करनी बनती थी वो हमने की, वो इनको अब नहीं करनी पड़ेगी अगर प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज रहती हैं या इसी रेट के ऊपर रहती है। तो बहुत सारी चीजें जहां करंट अकाउंट डेफिसिट हम कम छोड़ के जाएंगे, तो ये एक अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग हम छोड़ के जा रहे हैं। देखिए मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, पाकिस्तान को आगे भी डॉलर्स के इश्यूज रहने, किस तरह रहने। पिछले साल मेरे ख्याल से 16 अरब की आपकी या 14 से 16 अरब डॉलर की जो है डॉलर में रीपेमेंट थी डेट की। इस साल 22 अरब है, अगले साल 27 अरब होगी डॉलर्स। तो कहने का मतलब आपको डॉलर्स का क्राइसिस जो है वो कंटिन्यू करेगा। उसके लिए जो इकदाम हम ले रहे हैं, अगर उसके अंदर इनकी कोई सजेशन है कि बेहतर ले लें, हम वो ले लेते हैं। बताएं क्या करें। चले फारूक सलीम साहब, कोई बेहतर इकदाम क्या हो सकते हैं? बेहतर इकदाम क्या हो सकते हैं जब सरमायाकार ये सोच रहे हो? छक्के ना मारें। ठीक है, फारूक सलीम साहब की राय ले लेता हूं मैं। फारूक सलीम साहब, बेहतर इकदाम क्या हो सकते हैं जिससे बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार करें? ये सिर्फ बयानात तक महदूद ना हो, अमली इकदाम भी हमें देखने को मिले। यासिर साहब, असल सवाल यही है कि क्या इकदाम लिए जा सकते हैं। इससे पहले आपने जो बीमारी की जड़ें हैं उसका भी जिक्र किया। देखिए 2018 में जो मईशत PTI को मिली थी और 2022 में वो जो छोड़ के जा रहे हैं, उसमें बड़ा जमीन और आसमान का फर्क। 2-3 इशारे तो भी बताए गए हैं, जैसे बिजली का जो गर्दिशी करता था वो 2018 में कोई 1100 अरब का था। PTI जब छोड़ के जा रही थी तो वो 2500 अरब पे पहुंच गया था। इसी तरह गैस का खसारा जो था वो 250 अरब का था जब PTI की हुकूमत आई थी, और जब वो छोड़ के जा रही थी वो 1400 अरब पे पहुंच गया था। जो सबसे बड़ा बोझ PTI की हुकूमत छोड़ के जा रही है वो जा गई थी वो कौमी कर्जा जात है। आप अंदाजा कीजिए कि 1947 से लेके सन 2018 तक जो टोटल कौमी कर्जा था वो 30,000 अरब का, और 4 सालों में PTI ने उसमें 25,000 अरब आप सोचिए कि इजाफा कर दिया। फारूक सलीम साहब, तो इन 7 माह में कितना इजाफा हुआ? जी मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी 7 माह में वो आप सोचिए कि 55,000 अरब से 63,000 अरब पे पहुंच गया। तो कर्जा जात जो हम देख रहे हैं कि जो जड़ें थी बीमारी की, माशी बीमारी की 2 बड़ी जड़ें होती हैं। एक तजारती खसारा कहलाता है जिसके नतीजे में फिर आपको 100 किस्म की और बीमारियां सामने आती हैं, और दूसरी जड़ उसका बजट का खसारा होता है। अगर इन दोनों पे आप गौर करें तो 2022 में अप्रैल में जो PTI की हुकूमत छोड़ के जा रही थी वो कोई 45 अरब डॉलर का पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा था। और जैसे भी कहा गया कि 5500 अरब का जो 5,500 अरब का जो बजट का खसारा था वो भी पाकिस्तान की माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज के जो असरात हैं उनको कुछ वक्त लगता है सामने आने में। अभी जो कुछ हमें नजर आ रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल उन पॉलिसीज का है जो आज से 7-8 महीने साल भर पहले बनाई गई थी। अब देखिए कि जो फरवरी 2022 में जब वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम ने ऐलान किया था जो पेट्रोल की सब्सिडी के ऊपर, उसका कितना नुकसान उठाना था, उसका असर क्या हुआ, और जो तिजारती खसारा और करंट अकाउंट का खसारा PTI छोड़ के जा रही थी उसकी मुसीबतें, उसका बोझ अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब आपका असल सवाल तो है कि इसका इलाज क्या है। जी देखिए आज इसका रिफॉर्म्स में है, इस्लाहात में है, और हमने देखा है कि पिछले कोई 25-30 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो PMLN की हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इस्लाहात की बात नहीं होती। मैंने देखा पिछले 7-8 महीनों में जो PDM की हुकूमत बैठी है वहां पे भी इस्लाहात की बात नहीं हो रही। ये इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि आग लग गई है, आग को किस तरह बुझाना है, डॉलर का क्राइसिस शुरू हो गया है, डॉलर का क्राइसिस किस तरह खत्म करना है। लेकिन जो इस्लाहात हैं, चाहे वो टैक्स के हवाले से हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से हों, चाहे वो जो नुकसान उठाया जा रहा है हमारे पाकिस्तान PIA में, पाकिस्तान स्टील में, रेलवेज में, चाहे वो डीरेगुलेशन के हवाले से हों, वो इस्लाहात की कोई हुकूमत बात नहीं करती है। और जब तक हम इस्लाहात की तरफ नहीं जाएंगे
जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं उनका हल नहीं कि है। फिर 6 माह बाद फिर से हम डिस्कस करने बैठ जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जो होती हैं, जिसे हम उर्फे आम में डंग टपाऊ पॉलिसी भी कह लेते हैं, कि अपना वक्त गुजारने के लिए पॉलिसी को चलाया, उसके कुछ असरात देखे और फिर किसी और के लिए छोड़ के चले गए। जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो थी जो आई थी ये नारा लगा के कि इदारों के अंदर इस्लाहात की जाएंगी, नए खत के ऊपर इदारों को उस्तवार किया जाएगा। अभी फरूख सलीम साहब बैठे हैं, बहुत बड़ा तजर्बा है इनका, लेकिन क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्लाहात की थी उनके नताइज ये हैं, या इस्लाहात आपको करने नहीं दी गई? देखिए, एक तो ये कि फरूख सलीम साहब न्यूट्रल आदमी है, होना चाहिए, लेकिन है नहीं। देखें, 2-3 बातें उन्होंने की हैं। एक, उन्होंने कहा कि 18 की जो इकानमी थी और 22 की, और उसमें शायद कुछ डिटेरियोरेशन हुई थी। और राणा एहसान साहब ने कहा कि असल बात करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने लिया $19.6 अरब पे। $19.6 अरब जो है वो हमारे दौर में वो 1.5 अरब पे भी गया, 7 पे भी गया, लेकिन जब छोड़ के हम गए तो 7.6 13 कुछ था। एक बात, मतलब हम वो कम हुआ था। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए ट्रेड डेफिसिट कम किया है। ट्रेड डेफिसिट आपने कम किया, लेकिन क्योंकि बेसिक वजह यह है कि आपकी ट्रेड डेफिसिट इसलिए कम किया कि आपने इंपोर्ट नहीं होने दी। इंपोर्ट हमारे दौर में जो बात हुई उन्होंने की, हमारे दौर में मशीनरी, टेक्सटाइल और क्या नाम है इसकी, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, 3 चीजों की जो मशीनरी की इंपोर्ट हुई $10.5 अरब की हुई आखिरी साल में $10.5 अरब की हुई। इसका मतलब लॉन्ग टर्म जो जैसे इस्लाहात कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी, वो हमारी थी, इन्होंने वो नहीं होने दी, नहीं किया। दूसरी बात यह कि आज देखें पाकिस्तान में अगर आप रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रहे, 2